अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी शराबबंदी लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। गांव के एक किनारे पर बने आम के एक बागीचे में एक झूला पड़ा था, जिसमें बैठी धनक जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश के साथ साथ वह अपना मनपसंद गीत भी गा रही थी। सुन रही पवन पवन पुरवाई। उसके झूले को पिन दे रहे थे गांव के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से लौट रहे थे और अपनी धनक दीदी की आवाज़ पर यहाँ बाग में चले आए थे। यहाँ रोज़ उनकी एक्स्ट्रा क्लास होती थी, यानी धनक स्कूल का होमवर्क भी कराती और उन्हें नई नई बातें भी सिखाती थी। क्यों री मोना, तेरी कापी पे ये अचार का दाग कैसे लग गया? और मोहन, 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो तुम? पड़ोस के गांव से 6 महीने पहले ब्याह कर आई धनक ने इस गांव को ऐसे अपना लिया था जैसे जन्मों से यहीं रहती आई हो। उसका पति जगमोहन उसे खूब प्यार और मान देता था। गांव के बड़े बूढ़े बच्चे और औरतों ने थोड़े से दिनों में उसे अपना लिया था। अच्छा लगता था धनक को ये गांव। उपजाऊ ज़मीन, बड़े बड़े फलों के बाग और सड़क के पास होने की वजह से सारी सहूलतें भी थीं। दिन पंख लगाकर उड़ते थे, पर शाम को इस गांव का रंग बदल जाता। आम की, मांजर और जंगली फूलों की जगह शराब की बदबू ले लेती। कानों में कोयल की कूक की जगह शराब पीकर झगड़ते लोगों की तेज आवाज़ सुनाई देने लगती। शाम 7 बजे के बाद औरतों का बाहर निकलना मुश्किल था। पता नहीं कौन पीकर बहक कर सड़क पर टकरा जाए, बदतमीजी कर बैठे। सुबह नुक्कड़ पर लगे नल से पानी भरने के लिए जमा हुई औरतों के चेहरे पर बीती रात की स्याह निशान धनक को परेशान कर जाते। पहले तो वो समझती ही नहीं थी और चट से पूछ डालती, अरे मानी, तेरी बाजू पर ये नील कैसे पड़ी? कहीं गिर गई थी क्या? कितने ही घर ऐसे थे जहां सिर्फ लड़के ही पढ़ने जाते। धनक सीधे सीधे सवाल करती, पारो भाभी, आप बिटिया को स्कूल क्यों नहीं भेजती? वो तो आपके बेटे से बड़ी है ना, 8 की तो हो गई। औरतों के जवाब धनक को परेशान कर देते, दुखी कर देते। गांव में न जाने कितने घर ऐसे थे जहां शाम ढलते ही मर्द शराब के ठीकों पर बैठ जाते और कई ऐसे थे जो सुबह का कुल्ला भी शराब से ही करते हों। एक बुरी आदत से नुकसान सिर्फ एक थोड़े ही था। एक दुख से दूसरा दुख जैसी एक कड़ी से खींचा चला आता था। एक तो मर्द अपनी कमाई का आधा हिस्सा शराब में डुबा देता, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता। नशे में मार पीट करते घर के लोग तो बर्दाश्त कर जाते, मगर बाहर जो झगड़े खड़े होते तो फिर थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग। धनक हैरान थी कि इतनी परेशानी लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे थे, कोई उन्हें रोकता क्यों नहीं। उसके अंदर खलबली मची रहती। धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि अगर बदलाव चाहिए तो पहला कदम खुद ही बढ़ाना होगा। आज धनक आम के बाग में झूला झूलने नहीं आई थी। आज उसे एक बड़ा फैसला लेना था। उसने गांव की औरतों को वहां बुलाया था। मन में थोड़ी फिक्र भी थी कि पता नहीं औरतें आएंगी या नहीं। घर परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बात कह पाने की हिम्मत जुटा पाना इतना आसान नहीं होता है। सालों से औरतों को सह जाओ, चुप रहो, सब्र रखो की घुट्टी जो पिलाई जाती रही है। झूला ऊंचा उठा तो उसे दूर खेतों के मुंडेरों पर लहराते
धानी, गुलाबी, पीले दुपट्टे दिखाई देने लगे। नीले आसमान में उड़ते आंचल धनक को इंद्रधनुष जैसे लगे। वो खुश हो गई। उसे भरोसा हुआ कि सब औरतें मिलकर गांव में शराबबंदी करवा ही लेंगी। आने वाले दिन इतने आसान नहीं थे। सभी औरतों को एकजुट होने के लिए भी घर वालों की बातें सुननी पड़ी और शालू के मियाँ ने तो मैके तक भेज देने की धमकी दे डाली। किसी ने लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। कोई तो खुलेआम कह देता, अरे ज्यादा पढ़ लिख कर धनक की जैसी बन जाएंगी, फिर अपना ही घर तोड़ेंगी। लेकिन धनक इन सब मुश्किलों के लिए तैयार थी और वो अकेली कहाँ थी। गांव की औरतों के साथ उसका पति जगमोहन उसके साथ था। अब हर रोज 5-6 लोग मिलकर टोली बनाकर गांव के घर घर चक्कर लगाते और पूछते कि गांव में शराबबंदी करनी चाहिए या नहीं। जो इस बात पर राजी न होते उसे अच्छे से समझाते कि शराब की बिक्री बंद होना क्यों ज़रूरी है। धनक और उसकी टीम को बड़ी हैरानी हुई जब खुद शराब पीने वालों ने शराबबंदी पर हामी भरी। उन्हें लगा कि ऐसा करने से उन्हें खुद शराब छोड़ने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे गांव के जवान भी साथ हो गए और गांव के सरपंच और ग्राम सभा के कुछ मेंबर भी उनके साथ जुड़ गए। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अब ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित हो गया कि गांव में शराब बेचना और पीना मना है और जो ऐसा करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। शराब की बिक्री गांव के अंदर बंद कर दी गई। सबने मिलकर छोटी छोटी टीम बना ली जो अलग अलग वक्त पर गांव का चक्कर लगाते और बेचने वाले और पीने वाले को धर पकड़ते। फिर तो कोई रहम नहीं, कोई रियायत नहीं। यानी शराब की खरीदी में पहले पैसा फूंके, फिर सेहत फूंके, फिर जुर्माने की रकम में जेब फूंकी, फिर इज्जत। धनक की शराबबंदी ने एक तहरीक बना दिया था। गांव की शक्ल बदलने लगी थी। अब शाम को बच्चे डर कर कोने में नहीं बैठते थे, बल्कि रात को घर के सारे लोग मिलकर खाना खाते। सुबह पानी भरती औरतों को रात के जख्म छुपाने नहीं पड़ते थे। वो गाती थीं नदियों के गीत, बादलों के गीत। अब घरों में बेटियों की पढ़ाई के खर्चे भी निकलने लगे थे। रात के वक्त भी औरतें घर से बाहर निकल सकती थीं। गांव के नौजवानों ने भी सही रास्ता पकड़ लिया था। पढ़ाई मन लगाकर किया तो उन्हें अच्छी नौकरियां भी मिलने लगी थीं। सब कुछ बदल गया था। बस धनक वैसे की वैसी थी, अल्हड़ सी। आम पर पड़े झूले पर पिन चढ़ाती। उसकी हंसी और आवाज़ से हर तरफ शोर मचा रहता। वो आराम से झूले पर बैठी अपना मनपसंद गीत गाती रहती। सुन रही पवन पवन पुरवाई। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।